दोस्तों, यूपीएससी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज देखते हैं अध्याय 6 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसको हम मानचित्र और पीवाईक्यू के माध्यम से देखेंगे। मैंने कट पेस्ट ये पीवाईक्यू वगैरह लगा दिया है कट पेस्ट करके, और बहुत सारे पीवाईक्यू करवाने वाले हैं इसमें कॉन्सेप्ट के साथ। देखते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। राज्य क्या है? छोटा होता है। मान लीजिए मगध है, ये भारत का मैप है। मान लीजिए ये हमारा मगध है, एक राज्य हो गया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित किए थे इतने बड़े भाग में, तो इसको साम्राज्य कहते हैं। साम्राज्य तो राज्य से बड़ा साम्राज्य होता है। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। जैसे शेरों वाले स्तंभ, शीर्ष, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्णित किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य ने के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलती है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने वाले मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सब कलसी, टोपरा, आपका रामपुरवा, लौरिया, कौशाम्बी साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। अभी देखेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे इसके साथ में। तो देखते हैं मोटी मोटा क्या है। एक मगध साम्राज्य है। मगध सबसे शक्तिशाली, मगध सारे राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। शक्तिशाली, इसको महाजनपद, सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके शिक्षक क्या थे? गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इसमें अर्थशास्त्र का मतलब आज की इकोनॉमी की बात नहीं है। और इसमें क्या है? इनके अर्थशास्त्र में सोसाइटी, पॉलिटी, सारी चीज़ों के बारे में है। खास करके पॉलिटिक्स के बारे में है। और अगर मगध के बारे में देखा जाए तो यहाँ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था घनानंद था। यानी घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा आया? बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद अशोक आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनता को अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आ चुका है, स्टेट पीसीएस में। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये दिखाया गया है ना, लाल बिंदुओं से दिखाया गया सारे इलाके। यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। ये देखिए कलिंग है, जहाँ पे अशोक के बारे में दिया गया, कलिंग युद्ध हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए सारनाथ है, लुम्बिनी है, रामपुरवा है। ये कलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है यूपीएससी में। कलसी हो गया। ये आपका कंधार है, तक्षशिला है आपका। ये केंद्र हुआ करता है उज्जैन। यहाँ से क्या था, यूरोपीय वगैरह से मतलब व्यापार वगैरह होता था। इधर आपका पाटलिपुत्र है, जो पटना, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये उज्जैन था, जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था। यहाँ पर लोग अधिकारी वगैरह रहा करते थे, व्यापार वगैरह अच्छी तरीके से दक्षिण की तरफ से और उत्तर की तरफ, जो केंद्र में पड़ता था। ये गिरनार यूपीएससी में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में। ब्रह्मगिरी, मास्की, ये सब था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 में आया था। ये 2022 में आया था। शिलालेखों के स्थान कौन से? धौली, धौली यहाँ पे देखिए कहाँ है, ये धौली। पेरागुड़ी, जौगढ़, मध्य प्रदेश। कलसी, कलसी हमने कहाँ देखा था? यहाँ देखा था। ये कहाँ दिया है? कर्नाटका। तो हम कह सकते हैं बी सही है। बी, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। और कलसी हमने यहाँ देखा था, कलसी यहाँ देखा था, तो इसलिए तीसरा हटा देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका जौगढ़, जौगढ़ यहाँ आंध्रा में आएगा आपका, ये एमपी में दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यूनानी राजा सेलुकस का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। दोनों सही है। सी। इसको आप देखिएगा, अरिकामेडू ये रोमन नाम था। पुदुचेरी, पोडुका रोमन नाम था। अरिकामेडू का रोमन नाम था ये। इसको पोडिका को ही अरिकामेडू कहते हैं, जो यूपीएससी में अरिकामेडू से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करिएगा। आगे पढ़ते हैं। साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। हम पढ़ते हैं कई सारे अधिकारी हमें मिलते हैं इसमें, जैसे कोषाध्यक्ष, पढ़ाध्यक्ष, ऐसे से कई सारे, प्रशासन के लिए अलग से, कर इकट्ठा करने के लिए अलग से, ये सब अधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन पढ़ते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। शिल्पकारियों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए, पशुपालक, किसान। तो जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से
सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना एक प्रकार का क्या था? स्वैच्छिक कर था। ये स्वैच्छिक कर था नजराना। इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं क्या था। देखें, मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि सर्वोच्च कौन होता था? यहाँ पर सर्वोच्च राजा से ऊपर कुछ भी नहीं। राजा से ऊपर कुछ नहीं। यहाँ पर शासन के दो केंद्र, दो तरह के होते थे। एक केंद्र था और दूसरे पर राज्य। ठीक है। यहाँ राज्य में जैसे आपको तक्षशिला आ गया, तक्षशिला, उज्जैन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रूल रेगुलेशन जो होता था, यहाँ को राजकुमार को दे दिया जाता था। राजकुमार जो उनको क्या कहा जाता था? गवर्नर। जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में देखा जाए तो उसमें से मुख्यमंत्री होता है स्टेट में, तो वैसे वहां पर राजकुमार को भेज दिया जाता था गवर्नर के रूप में। और यहाँ पे केंद्र में क्या है? राजा होते थे। राजा से ऊपर कोई भी नहीं। इनकी सहायता के लिए, राजा की सहायता हेतु सहायता के लिए मंत्री होते थे, मंत्री और अधिकारी वगैरह होते थे, जैसे कोषाध्यक्ष हो गया, पड़ाध्यक्ष हो गया, और भी सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे कौन से? जैसे जेलर हो गए, राजकोष के अधिकारी हो गए, राजकोष और टैक्स वगैरह कलेक्शन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए अधिकारी होते थे। इतने तरह की होते थे। इसमें आसपास के क्षेत्र पर क्या होता था? ये नियंत्रण रखते थे। राजा इस तरह से इनके माध्यम से नियंत्रण रखते थे। यहाँ पे मुख्य नियंत्रण राजा का क्या था? पाटलिपुत्र जो राजधानी थी। इसके पाटलिपुत्र से आसपास के क्षेत्रों पर राजा डायरेक्ट नियंत्रण रखते थे। यहाँ पे और बात करें तो जहाँ पे मान लीजिए ये है, यहाँ पे पाटलिपुत्र, यहाँ पे छोटे छोटे जंगल वगैरह थे, जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते थे। वहाँ पे उनको छेड़ा नहीं जाता था, बल्कि उनसे अपेक्षा की जाती थी वो नजराना के रूप में उनको नजराना दे। नजराना मैंने बताया था एक तरह का स्वैच्छिक कर था, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, नजराना दे। तो आगे देखते हैं। ये देखते हैं नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से किए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट, एक मेगास्थनीज है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज क्या है? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। क्या देखा? यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। ये
सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। कितनी बड़ी समस्या है राजा, बताइए। राजा के साथ इतने, यानी जब राजा खाना खाता है तो उसको नौकर चखते हैं। नौकर जो उनके खास नौकर होते हैं वो चखते हैं और थोड़ी देर वेट किया जाता है कि नौकर को कुछ हुआ तो नहीं, उसके बाद राजा खाना खाते थे। यानी राजा को फिर तो ठंडा खाना मिलता होगा। और जब राजा जब निकलते थे तो हथियारबंद महिलाओं से घिरे, यानी महिलाओं से घिरे होते थे। वो उनको एक तरह का मतलब अंगरक्षक के रूप में होते थे, उनकी रक्षा। और जब बाहर निकलते थे तो अंगरक्षक पेड़ को लेकर के चलते थे, उनके आगे पीछे पेड़, और कुछ प्रशिक्षित तोते जो होते थे झुंड में उनके आगे पीछे रहते थे। एक तरह का प्रोटेक्शन होता था उस समय। पाटलिपुत्र के बारे में, और पाटलिपुत्र पटना, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। आगे उसका ही भाग था ये। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर के दें। वो वही उनकी बात कर रहे थे जो इसी इलाके में, मान लीजिए भारत का मैप कैसे बनाऊं, देखिए यहाँ पे जो कुछ जो ये जगहें थी इसके बीच में कहीं जंगल, छोटे छोटे जंगल हुआ करते थे। यहाँ पे जंगल में लगभग लोग SC ST आदिवासी लोग रहते थे। और यहाँ पे क्या थे, ये स्वतंत्र रूप से रहते थे। स्वतंत्र, इनकी भाषाएं भी अलग रहती थी। भाषाएं, रीति रिवाज, कल्चर वगैरह, कल्चर इनका अलग होता था। तो ये लगभग स्वतंत्र रूप से रहते थे। बस इनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि नजराने के रूप में इनको नजराना दें। और वहाँ से ये क्या ले आते थे, जंगलों से हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला करके वो लोग देते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे से रिलेटेड। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। हमने उसके पहले पढ़ा था अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में मिला था इनका अभिलेख। अरमाइक लिपि, जो सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है ज़्यादातर इनके अभिलेख। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख एक है। कलिंग जब युद्ध किया था अशोक ने किए थे। अब आगे देखते हैं क्या इन्होंने कहा। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कलिंग 8 साल बाद लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं।
और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन, इसको धर्म कहते हैं, धम्म पालन करने एवं दूसरों को सही शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। बड़ी अच्छी है ये लाइन। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्प्रेरित कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें, और इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये अशोक का है ये अभिलेख। ये अशोक अभिलेखों के माध्यम से अपनी बात रखे हैं जनता के सामने कि अभी मतलब किसी भी युद्ध में हम क्या करते हैं, अपने सगे संबंधियों को लोग खो देते हैं, अपने मित्र को खो देते हैं, अपने दास वगैरह को खो देते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इससे क्या अशोक दुखी हुए और उन्होंने युद्ध का त्याग किया और धम्म पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। और उन्होंने यह अभिलेख लिखवाते समय अपने बाद के अपने बेटे वगैरह को भी, पोते को भी युद्ध न करें ये ऐसा उम्मीद करा। और इसके बदले उन्होंने सोचा कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। वो लोग सोचें कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब आगे देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा हमने लोकेशन दिखा था ना। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब युद्ध देखकर उन्हें दुखी हो गए। अगर अभी इसके बारे में थोड़ा डीप अगर देखना चाहें, क्योंकि यूपीएससी में आ चुका था धम्म के बारे में। धम्म ये क्या था? ये प्राकृतिक शब्द धर्म है, ठीक है। अशोक जिन्होंने धम्म के पालन का, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनका जो कर्तव्य है, इन्होंने अपना कर्तव्य माना प्रजा की भलाई हेतु। इन्होंने धम्म का पालन किया। क्यों? प्रजा की भलाई, यानी प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखा। भलाई हेतु निर्देश दे, भलाई के लिए निर्देश दे, कर्तव्य है इनका। इन्होंने अपना कर्तव्य यानी इनका क्या था? अशोक का गौतम बुद्ध का प्रभाव इन पर था, ठीक है। और क्या था इसमें? सभी धर्मों का सम्मान इसमें था। सभी धर्मों का सम्मान, अशोक ने कहा सभी धर्मों का सम्मान, बड़ों का आदर, यानी ऐसा नहीं है सभी धर्मों का इसमें सम्मान। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म खराब है, बेकार है, नहीं। सभी धर्मों का सम्मान करना ही उन्होंने सिखाया। और दूसरा कहा कि कर्मकांड मत करो, नहीं करने का। और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मानव सेवा सर्वोत्तम हो। और इसको धम्म का प्रचार करने के लिए कई सारे कदम उठाए। अशोक ने प्रचार करने के लिए कई सारे कदम उठाए। अच्छा, 5वां अगर कर दे, दयावान बनो। उन्होंने दयावान बनो।
अब प्रचार देखें, धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या कहा, क्या किया, अभिलेख, अभिलेख, अभिलेखों के माध्यम से प्रचार किए और अपने पुत्री संघमित्रा जो थी उन्होंने श्रीलंका भेजा, श्रीलंका प्रचार हेतु पुत्री को, संघमित्रा को उन्होंने भेजा। और अपने कई सारे दूत भी भेजे धर्म का प्रचार करने के लिए। आगे देखते हैं अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या था, मैंने ये बताया ना, समझा दिया है पहले। अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं, स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। देखिए, धम्म महामात्य के नाम का अधिकारी ये था, ये आ सकता है। धम्म महामात्य किससे संबंधित है? ये जगह जगह धम्म की शिक्षा देते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? अभिलेख के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने साम्राज्य को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने किया? 2020 में आया था। क्या था? अशोक। आंसर। आगे देखते हैं, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं और अशोक ने विदेशों में भी धम्म प्रचार किया। अशोक महावीर भगवान के समकालीन थे। इसको आप देखिएगा कौन सा सही है। ठीक है, धम्म में आप जान रहे हैं गौतम बुद्ध से प्रेरित थे। ओके, आप इसको खुद करिएगा क्वेश्चन को। बहुत इजी अभी पढ़ाए हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तभी वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। देखिए, आज के समय में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें लोगों पर लागू हो। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है।
इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये देखिए ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं लिपियों में देख सकते हैं। देखिए ये प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि ऐसे ही लिखा है। ये देवनागरी लिपि में अ है। ये बांग्ला लिपि में अ लिखा हुआ है। ये मलयालम में अ लिखा हुआ है। ये तमिल में अ लिखा हुआ है। अलग अलग तरह की भाषाओं में ये अ लिखा हुआ है, अ अक्षर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है? को आप कर सकते हैं ऐसे, पॉज कर दिए हैं। ये 2006 में आया था, यूपीएससी 2006 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।